हेलो बच्चों, तो ये अपना चल रहा है अध्याय 3 राजनीति का समकालीन दक्षिण एशिया। आपके जो 3 माही परीक्षा में है वो 3 पार्ट तक ही पूछेगा। तीन तीन भाग 1 से और भाग 2 से 3 3 पार्ट ही पूछेगा। तो आपका ये तीसरा चैप्टर चल रहा है और इसके जो 2 2 नंबर क्वेश्चन है वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। मतलब जो 3 माही में आएंगे ना 2 2 नंबर के लिए, जो आपके बोर्ड के लिए भी हेल्प करेंगे। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अपन। 2 नंबर का और 3 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पाठ का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं अपन पहला। तो पहला प्रश्न है अपना, ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ? कोई 2 शर्तें लिखी, यानी ताशकंद समझौता हुआ किन किन दोनों देशों के बीच हुआ, ये भी अपन बताना है। तो ताशकंद समझौता अपन पता है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, लेकिन किन किन लोगों के बीच हुआ ये भी अपन पता होना चाहिए। तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां तथा भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ। ठीक है, इसकी जो 2 शर्तें हैं वो देख लेते हैं। तो अपनी पहली शर्त है कि दोनों देशों के बीच पुनः राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाए। ठीक है, जो 1962 का युद्ध हुआ था इसके बाद ये समझौता हुआ था, सॉरी 1965 में। ठीक है, दोनों देशों के युद्ध के दौरान बनाए गए जो बंदियों का प्रत्यावर्तन करेंगे, मतलब जो भी बंदी है ना उनको भेजेंगे एक दूसरे के पास, ऐसी शर्तें थी। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, शिमला समझौता की कोई 2 शर्तें लिखी, मतलब समझौता की 2 शर्तें कौन कौन सी थी? तो दोनों देशों के आपसी विवाद में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब दोनों देशों के अलावा कोई तीसरा देश उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। कश्मीर प्रकरण को किसी क्षेत्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा, मतलब कश्मीर है ना, जब भी अपन क्षेत्रीय या कोई भी बात करेंगे देश के ऊपर तब कश्मीर समस्या का वो नहीं उठाया जाएगा, ये बात हुई थी। तीसरा है कारगिल युद्ध का परिणाम लिखिए, मतलब कारगिल युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? जो 1999 हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थी, पता होना चाहिए। तो कारगिल युद्ध के दौरान भारत में ऑपरेशन विजय द्वारा लगभग 2 माह की समाप्ति में जो पाक के घुसपैठियों को कारगिल के क्षेत्र से क्या हुआ था, खदेड़ कर बाहर फेंक दिया था। ठीक है, कब हुआ था ये? कारगिल में, है ना। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय क्या था? मतलब ऑपरेशन विजय क्यों चलाया था? तो कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसमें ऑपरेशन विजय था ना, उसको चलाया था। तो कारगिल युद्ध के द्रास जो एक जगह है, एक बटालिक क्षेत्र की पहाड़ियों से पाक घुसपैठियों को खदेड़ने हेतु कहाँ से घुसे थे? वो द्रास से और बटालिक क्षेत्र से, याद रखना। तो घुसपैठियों को खदेड़ने हेतु भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इसके लिए उन्होंने क्या करा था? ऑपरेशन विजय चलाया था। आपने मूवी देखी होगी शायद, बादशाह, वो इसी के ऊपर है। शेरशाह, सॉरी, शेरशाह मूवी है, वो कारगिल के युद्ध में ही जो शहीद हुए थे ना विक्रम बत्रा, उन्हीं के ऊपर है। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। तो अब्दुल हामिद जो वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति है, तथा शेख हसीना क्या है, वहाँ की प्रधानमंत्री है, याद रखना। अगला प्रश्न है अपना छठा, भारत भूटान संबंधों के कोई 2 तथ्य लिखिए, मतलब भारत और भूटान के बीच जो संबंध हुए थे उनके 2 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है, भूटान ने अपने यहाँ से भारत के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों को उग्रवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे उग्रवादियों को गोरिल्ला में भगाया है। भूटान है ना, संचालन कर रहे उग्रवादी एवं गोरिल्लों को भगाया है। ठीक है, भारत ने। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत भूटान में पन बिजली, ये बिजली नहीं है बिजली है ना, गलत छप गया, कि बड़ी परियोजना पर हाथ बटा रहा है, मतलब भूटान है ना भारत की हेल्प कर रहा है। सातवां है, भारत के मालदीव से संबंधों के कोई 2 बिंदु लिखिए। तो भारत ने मालदीव की आर्थिक विकास, पर्यटन तथा मछली उद्योग में मदद की है। किसने? मालदीव ने। आर्थिक विकास में की है, पर्यटन में भी हेल्प करी है और मछली उद्योग में भी मदद करता है। कौन? मालदीव, क्योंकि पड़ोसी देश है वो, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश भी मालदीव ही है। ठीक है, याद रखना। इसकी राजधानी माले है। इसके बाद दूसरा है, जब 1988 में श्रीलंका के किराए के तमिल सैनिक थे, कहाँ के? श्रीलंका के किराए के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किए, तो उसने भारत से सहायता मांगी। तो मालदीव पर क्या करा इन्होंने? हमला करा, तमिल लोगों ने। तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किए तो उसने भारत से क्या करी? सहायता मांगी, तथा भारत ने तुरंत ही वहां अपनी नौसेना और वायुसेना भेजकर भाड़े के जो तमिल सैनिक थे ना उनको भगाया था।
अब देखते हैं सार्क के 2 उद्देश्य लिखिए। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर को सुधार करना, जो सार्क का क्या था उद्देश्य थे। और दूसरा था दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ोतरी करना, यानी सामूहिक रूप से मतलब सबकी हेल्प करना। नवा है दक्षिण यानी सार्क आसियान जैसी प्रगति नहीं कर सका। ये दक्षिण है ना, आसियान जैसी क्या करना प्रगति नहीं कर सका। उसके दृष्टिकोण से इसके क्या कारण थे, मतलब कारण बताना, अपन कमी क्यों नहीं कर पाए, हाँ कमी बताना है। दक्षिण एशिया यानी सार्क आसियान जैसे संगठन की बराबरी नहीं कर पाया क्योंकि इसके सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद विद्यमान थे। ठीक है, मतलब जो राजनीतिक मतभेद थे वो कैसे थे, मतलब राजनीतिक के चक्कर में जो फंस जाता है वो हमेशा पीछे ही रहता है। ठीक है, दूसरा है मतलब पहला प्रश्न है दीर्घ लघु उत्तरी का, अपन अभी अति का पढ़ रहे थे। तो पहला प्रश्न है दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखी, मतलब दक्षिण एशिया की 4 विशेषता कौन कौन सी है वो देखना है अपन। तो कौन कौन सी है, तो पहली है दक्षिण एशिया एक ऐसा देश क्षेत्र है जहाँ सद्भाव एवं शत्रुता, आशा निराशा एवं पारस्परिक शंका एवं विश्वास साथ साथ विद्वान है। मतलब शत्रुता भी है, सद्भाव भी है, निराशा भी है और शंका भी है, साथ साथ विद्वान है। तो दक्षिण एशिया विविधताओं से परिपूर्ण भरा पूरा क्षेत्र है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक अशांत क्षेत्र है, मतलब शांत नहीं है, अशांत ही है, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तीसरा है दक्षिण एशिया क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता ही इस उपमहाद्वीप की क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक और अनूठेपन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल ही ऐसा है। इस चक्कर में यहाँ भाषा, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन का क्या मिलता है, उत्तरदायी है। चौथा है दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका जैसे देश भी क्या है सम्मिलित है, किसमें, दक्षिण एशिया में आते हैं। ठीक है, और हिमालय, अरब सागर, बंगाली खाड़ी एवं हिंद महासागर जैसे विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्र इस क्षेत्र का हिस्सा है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है ना था। अब देख लेते हैं 22-23 में पूछा है सार्क के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो सार्क के उद्देश्य क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार लाना था। सार्क का प्रथम उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण, ठीक है, को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना था। दूसरा कारण क्या था, दक्षिण देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा स्वयं को मजबूत बनाना भी सार्क का मुख्य उद्देश्य था। तीसरा था अल्प विकसित देशों के साथ मिलकर सहयोग और मजबूत बनाना, मतलब अल्प विकसित देश है उनकी थोड़ी सहायता कर देना। चौथा क्या है, चौथा है सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीने तथा अपनी क्षमता को एहसास कराने के साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों को अवसर प्रदान करने का विकास की तरफ भी क्या था, कदम था। ठीक है, क्या था, सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक, मतलब सभी को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार भी था। ठीक है, और अपनी क्षमता का एहसास कराने के साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों को अवसर प्रदान करने का विकास की तरफ कदम उठाए थे। ठीक है, पांचवा है परस्पर विश्वास तथा समझ से एक दूसरे की समस्या को दूर करने का भी सहयोग इन्होंने दिया था। तो कोई से भी कर लेना। चार पाँच छठा है समान उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग भी करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद देख लेते तीसरा। सार्क की उपलब्धियां महत्व पर प्रकाश डाली अथवा दक्षिण एशिया के विकास के सार्क देशों का क्या योगदान था। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था, हिस्सा ला सकता है 2026 में। सार्क की उपलब्धियों को महत्व योगदान देख लेते हैं। पहला है वर्तमान में सार्क दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण संगठन बन चुका है, मतलब वर्तमान में जो भी है ना अच्छा संगठन बन चुका है। हालांकि इसकी शुरुआत काफ़ी धीमी गति से हुई थी, लेकिन आज यह काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। मतलब शुरुआत में क्या था, स्लो चल रहा था, लेकिन अब अच्छा खासा सही है। सार्क को दिसंबर 2004 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में एक परिवेचक के रूप में हिस्सा देने का अधिकार दे दिया। मतलब 2004 में किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, यह इस बात का परिचय है कि सार्क को विश्व स्तर पर क्या मिल गई, मान्यता प्रदान की दी गई। तीसरा है सार्क के अप्रैल 1993 को ढाका शिखर सम्मेलन दक्षिण एशिया प्राथमिकता व्यापार समझौता हुआ था ना, साप्टा हस्ताक्षर होना तथा 2004 में इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र
बनाए जाने पर संधि होना आर्थिक साधन के महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है। 1 जनवरी 2006 में लागू किए गए साप्टा समझौते के फलस्वरूप क्षेत्र की संपूर्ण जनता को इसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो चुके हैं या हो गए थे। चौथा है सार्क के 13वें और 18वें शिखर सम्मेलन में आतंकवाद की रोकथाम तथा सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विकास की दिशा को लेकर प्रगति करता है। मतलब पूरी तरीके से आतंकवाद को रोकथाम के लिए ये सम्मेलन हुआ था 13वां और 18वां, याद रखना। अगला है 5वां। 2016 को सार्क देशों ने सांस्कृतिक विरासत का वर्ष घोषित किया था। कौन सा? 2016 का सार्क देशों ने सांस्कृतिक विरासत, याद रखना। 5 कर लेना बहुत है, इसमें पॉइंट ज़्यादा है। आप 4 करोगे तो बहुत है, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 से बड़ा आता नहीं। चौथा प्रश्न है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य मनमुटाव के प्रमुख बिंदुओं को लिखिए। तो भारत एवं बांग्लादेश में मनमुटाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे देख लेते हैं। पहला था बांग्लादेश द्वारा फरक्का जो नदी थी, बांध है, कहाँ है ये? फरक्का नदी बांग्लादेश में और इंडिया में जो पश्चिम बंगाल है ना, उसमें बहती है। ठीक है। बांग्लादेश द्वारा फरक्का बांध विवाद तथा गंगा जल वितरण की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय दिशा देने का असफल प्रयास किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव हो गए। इसमें अपने बांग्लादेश से, क्योंकि पानी की वजह से लड़ाई होती है। दूसरा है 2004 और 6 में हिंदुओं तथा बौद्ध अल्पसंख्यकों के प्रति बांग्लादेश ने अमानवीय व्यवहार किया। मतलब उनके साथ क्या करा? अच्छा व्यवहार नहीं किया। तीसरा है दोनों देशों के बीच तनाव का एक कारण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नहर का निर्माण तथा सीमा में कांटेदार बाड़ लगाने का कार्य भी हुआ। मतलब दोनों देशों के बीच तनाव का एक कारण क्या हुआ? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नहर का निर्माण तथा सीमा के कांटेदार बाड़ लगाने का भी एक कार्य हुआ। पानी रोका तो होगा ही। वर्तमान में बांग्लादेश द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहित करके भी तनाव बढ़ाया जा रहा है। मतलब बांग्लादेश क्या कर रहा है? आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। चकमा शरणार्थियों की समस्या भी भारत बांग्लादेश के तनाव की वजह बन रही है। मतलब जो भारत में भाग के आ रहा है। अगला है ताशकंद समझौता एवं शिमला समझौता को स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के पश्चात 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो सोवियत संघ में हुआ था, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है। ताशकंद समझौते में यह निर्धारित हुआ कि भारत और बांग्लादेश अपनी शक्ति का प्रयोग परस्पर एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। मतलब ये बात शर्तें लागू हुई थी, और अपने विवादों को भी शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे, ये उस चीज़ में बात हुई थी। ठीक है। फिर शिमला समझौता हुआ कब? 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात बाद शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में यह निर्धारित किया गया कि भारत और पाकिस्तान अपने आंतरिक मामलों में परस्पर सुलझाएंगे, मतलब आपस में सुलझाएंगे, मतलब किसी देश का सहारा नहीं लेंगे। इसके साथ ही कश्मीर मुद्दे को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। इसी शिमला समझौते के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान सैनिक को क्या करा? को छोड़ा था। मतलब इसी शर्त पर छोड़ा था। भारत पाकिस्तान के मध्य तनावों को विश्लेषण कीजिए। तो देख लेते हैं। ये 2025 में आया था क्वेश्चन। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावों के 4 मुख्य कारण थे: कश्मीर विवाद, सीमा विवाद, पानी बंटवारा और परमाणु हथियार। तो देख लेते हैं कश्मीर विवाद। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख विवाद का कारण है। दोनों देश इस क्षेत्र पर अपना दबाव करते हैं। मतलब पाकिस्तान भी यही सोचता है कि हमारा है, भारत का हिस्सा तो वही है, जिसके कारण कई युद्ध और संघर्ष हुए। सीमा पार आतंकवाद। पाकिस्तान पर भारत में आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है। हम पाकिस्तान रखता भी है, ये सही बात है। पानी का बंटवारा। सिंधु जल संधि के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी का बंटवारे को लेकर भी तनाव रहते हैं। सिंधु नदी है इसका बड़ा कारण है। परमाणु हथियार डोल। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, और इस खतरे के ने क्षेत्र और तनाव को बढ़ा दिया है। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा था नेपाल में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देख लेते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है, जिसमें कई आंदोलन, संघर्ष और समझौते शामिल है। 1950 के दशक में राणा शासन के खिलाफ आंदोलन के बाद नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन यह 1960 में राजा महेंद्र द्वारा निरस्त कर दिया।
और 1990 में एक आंदोलन के बाद, 1990 में आंदोलन हुआ था ना, उसमें नेपाल एक बार फिर संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र बन गया। 2008 में एक ऐतिहासिक संविधान सभा चुनाव के बाद राजशाही को समाप्त कर दिया और नेपाल एक संघीय के बन गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर देना, आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना।